हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, कल मैंने आपको आपकी फोर्थ यूनिट की इंट्रोडक्शन बताई थी। आज हम उसका टॉपिक करते हैं, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि एक्चुअल में डिमांड क्या होती है। तो आज हम उसका प्रॉपर डेफिनेशन और डिमांड एंड सप्लाई, आज हम साथ में सप्लाई भी पढ़ेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअल में क्या होता है। देखो, इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ते हैं, mere desire for a commodity does not mean demand unless one can pay and is willing to pay the necessary amount for it। देखो, ये ना यहाँ पर ये कह रहा है बेटा कि जैसे डिमांड है, डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए रेडी हो। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे आईफोन ख़रीदना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे आईफोन ख़रीदना है। ठीक है, पर मैं आईफोन नहीं ख़रीद सकती। क्यों नहीं ख़रीद सकती? क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। ठीक है ना, तो आईफोन ख़रीदना मेरी क्या है, डिज़ायर है। ठीक है ना, कि मेरा दिल है, मेरा मन है कि मैं आईफोन परचेज़ करूं, लेकिन मैं उसको परचेज़ नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ मान लीजिए कि मेरी सैलरी उतनी नहीं है, या फिर मैं इतना पे नहीं कर सकती हूँ आईफोन ख़रीदने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो डिज़ायर होती है किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, वो आपकी डिमांड नहीं होती। डिमांड कब होती है? जब हम अपनी डिज़ायर को कन्वर्ट करते हैं डिमांड में। यानी कि अगर मैं आज ये सोच रही हूँ कि मुझे आईफोन ख़रीदना है और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, और मैं उसे ख़रीदने के लिए कितने एफ़र्ट्स या पैसे लाने के लिए क्या कुछ कर रही हूँ, वो हमारी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हमारे डिमांड में। मान लो कि आज अगर मैं सोच रही हूँ मुझे आईफोन ख़रीदना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अपना सैलरी पैकेज बढ़वाया। ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट करवाया। इंक्रीमेंट करवाने के बाद मैंने पूरे महीने बहुत मेहनत की, और आफ्टर 1 मंथ मुझे मेरी सैलरी मिलेगी। ठीक है ना, कि पहले मैंने क्या किया, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट करवाया। इंक्रीमेंट करवाने के बाद 1 महीना मैंने खूब मेहनत की, और महीने के बाद जब मुझे मेरी सैलरी मिल गई, ठीक है ना, सैलरी मिलने के बाद अब मान लीजिए मुझे मेरी सैलरी मिली है, लेकिन मुझे मेरी सैलरी अभी उतने लेवल की नहीं मिली कि मैं आईफोन अभी भी परचेज़ कर सकूं। यानी कि मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 महीने और मुझे अपनी सैलरी को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद कहीं जाकर मैं आईफोन परचेज़ कर सकती हूँ। यानी कि मेरा पहला स्टेप क्या था, डिज़ायर। सेकंड स्टेप क्या था कि मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, यानी कि वांट। कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया बेटा, डिज़ायर। डिज़ायर यानी कि मैंने कुछ सोचा। सेकंड क्या हो गया, वांट। वांट यानी कि अब मुझे वो चीज़ चाहिए। तो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, यानी कि उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए मैंने सैलरी और मनी सेव करना, सब कुछ मैंने किया। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं उसको परचेज़ नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है ना, फिर थोड़ा टाइम हमने लिया, 2-3 महीने मैंने सेव किए, और सेव करने के बाद अब मैं विलिंग हूँ उसको परचेज़ करने के लिए। फिर जब मेरे पास पैसे होंगे, ठीक है ना, कि अब चलो मेरे पास पैसे हैं, अब मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना मैं सेव कर चुकी हूँ कि मैं आईफोन को परचेज़ कर सकती हूँ। तब मेरी जो डिज़ायर है वो किस में कन्वर्ट हो गई, डिमांड में, कि अब मुझे अपना आईफोन ख़रीदना ही ख़रीदना है, क्योंकि अब मेरे पास उतने पैसे हैं जितने उसको परचेज़ करने के लिए मुझे चाहिए। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो मेरी डिज़ायर होती है किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, वो हमारी डिमांड नहीं होती। कब तक? जब तक मैं उसके लिए पे नहीं कर सकती और विलिंग नहीं हूँ टू पे द नेसेसरी अमाउंट फॉर इट, कि जब तक मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं पे कर सकूँ उतनी अमाउंट को। सो बाय द टर्म डिमांड वी मीन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच वन एक्वायर्स और इज़ एबल टू एक्वायर एट अ गिवन प्राइस। कि डिमांड का मतलब ये है कि जो भी हमारी कमोडिटी है, यानी कि जो भी चीज़ को आप परचेज़ करना चाहते हो, उसको परचेज़ करने के लिए आपके पास उतना प्राइस होना चाहिए। सो द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कि डिमांड के लिए अगर आप किसी भी चीज़ की डिमांड करते हो तो कुछ चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। यानी कि सबसे पहले तो उसकी प्राइस कितना है। ठीक है ना, कि कोई भी अगर आइटम को आप परचेज़ करना चाहते हो
किसी भी आइटम को आप परचेज़ करना चाहते हो उसकी प्राइस क्या है। मान लो आपको टीवी परचेज़ करना है, या आपको आईफोन परचेज़ करना है, आपको कार परचेज़ करनी है, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। या देखो ये तो हमारी हो गई साइड चीज़ें कि चलो फ़ोन ख़रीद लिया, कार ख़रीद ली, ठीक है ना। हम घर की एसेंशियल नीड्स की भी बात कर सकते हैं कि जैसे मम्मा हमारे किचन के लिए कितने सारे सामानों के लिए सोचती हैं कि चलो मेरे पास माइक्रोवेव भी होना चाहिए, ओवन होना चाहिए, है ना, कितनी चीज़ें उससे आसान हो जाती हैं। तो उनको परचेज़ करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, उतना प्राइस, हमारा जो भी उनकी प्राइस होती है, जो भी उनका अमाउंट होता है, उतना हमारे पास होना चाहिए उसको परचेज़ करने के लिए। तो इट मीन्स अगर किसी भी चीज़ को ख़रीदने की हम इच्छा रखते हैं तो उसके लिए हमें पहले ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ती है कि उसका प्राइस कितना है, बाकी चीज़ों से उतना उसका प्राइस कितना है, और हमारी इनकम कितनी है, क्या हम उसको परचेज़ कर सकते हैं, टाइम, प्लेस, एक्सेट्रा, ये काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, बेसिकली डिमांड हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली वो कह रहे हैं द टर्म सप्लाई। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई मीन्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटी अवेलेबल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस। कि सप्लाई का मतलब ये होता है कि हम उस कमोडिटी यानी कि उस आइटम की जो अमाउंट होगी मार्केट में अवेलेबल होगी कितने प्राइस में। ऑब्वियसली इफ द मार्केट प्राइस इज सो लो दैट द प्रोड्यूसर कैन नॉट रियलाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट। देखो सप्लाई, अब मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है ना, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि मुझे ख़रीदना है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, अब आईफोन है, कहीं तो बनता होगा, किसी फैक्ट्री में तो बनता होगा, ठीक है ना। तो जो भी उसको बना रहे हैं उसको वो मार्केट में उसकी सप्लाई भी करेंगे। सप्लाई करने के लिए वो पहले सोचेंगे भी कि हम इसकी प्राइस क्या रखें, है ना। मान लो मैंने आईफोन बनाया, अब मैं आईफोन बनाने के बाद उसको मार्केट में मतलब उसकी सप्लाई करवाना चाहती हूँ, तो उससे पहले मैं ये डिसाइड करूँगी कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, और इतनी प्राइस मतलब बाकी जो हमारे कस्टमर्स हैं क्या वो पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मार्केट में इतना प्राइस पॉसिबिलिटीज़ में है या नहीं है, लोग उसको पे कर पाएंगे या नहीं, या फिर मैं लॉस में तो नहीं चली जाऊंगी। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सो द इकोनॉमेट्रिक्स स्टडी ऑफ द मार्केट डाटा इज़ मेड टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन, तो हम उसके अकॉर्डिंगली रिलेशन पढ़ते हैं क्या, द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड इट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फॉर द मार्केट। जो प्राइस है किसी भी आइटम का और जो एब्जॉर्प्शन है उस कैपेसिटी फॉर द मार्केट के लिए, वो हमारी क्या होती है, डिमांड। और द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स आउटपुट, यानी कि जो भी आइटम का प्राइस होगा और उसकी जो भी हमें आउटपुट मिल जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो लॉज ऑफ डिमांड हमारा क्या होता है, फ्रॉम द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में बी स्टेटेड एज कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन जनरल वेरीज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द प्राइस, वेयर एज सप्लाई इन जनरल वेरीज इन द सेम डायरेक्शन एज द प्राइस। कि अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो वो हमारा उसकी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है हमारी प्राइस को लेकर, और जो सप्लाई है वो कहाँ जाता है, सेम डायरेक्शन में जाता है हमारे प्राइस को लेकर, ठीक है ना। दोनों में देखो फ़र्क है ना, कि सप्लाई करने के लिए तो हमें सेम डायरेक्शन ही चाहिए कि कितनी अमाउंट हम उसके लिए रख रहे हैं। डिमांड में क्या होगा, वो हमारी डायरेक्शन उसके अपोजिट हो सकती है प्राइस को लेकर, कि अगर प्राइस हमारे लिए वैलिडिटी में नहीं है कि इतना मैं पे नहीं कर सकती तो फिर मैं उसको परचेज़ करूँगी ही नहीं, या फिर मैं इतनी मेहनत करूँगी कि थोड़े टाइम के बाद जाकर मैं उसको परचेज़ कर पाऊँ। So in other words, a rise in the price of a commodity result in decrease in its demand। कि देखो अगर किसी भी आइटम का जो प्राइस है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही बढ़ता चला जा रहा है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग उसको ख़रीदेंगे ही नहीं, है ना। अगर कोई भी चीज़ की डिमांड है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम उसको क्यों परचेज़ करेंगे, तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड इंक्रीज़ इन इट सप्लाई एंड वाइस वर्सा इफ़ द प्राइस फॉल्स डाउन। तो अगर प्राइस हमारा डाउन होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली जो भी हमारी आइटम होगी, जो भी हमारी कमोडिटी होगी, उस पर हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का चलता रहता है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू ए कॉर्नॉट
Who first gave the mathematical formulation of the laws of demand and the supply in a book published in France 1838 and entitled Research on the Mathematical Principles of the Theory of the Wealth? देखो इन्होंने क्या यहाँ पर फॉर्मुलेट किया है कि जो डिमांड होता है इन अ सर्टेन प्राइस ऑफ अ फंक्शन p, that is g equals to f of p, the only assumptions regarding f of p is that as a rule it is a diminishing function of p, that is कि अगर हमारे पास हम कोई डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन की और उसके प्राइस को लेकर, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव करें और वो हमारा लेस देन क्या है, ज़ीरो के, देन सप्लाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ पी, दैट इज एस इक्वल्स टू फाई ऑफ पी से वेयर फाई ऑफ पी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ पी। कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर मैं सप्लाई की बात करती हूँ तब वहाँ पर मेरे पास जो फाई पी है वो हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा पी के लिए, यानी कि प्राइस के लिए, तो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। सो द डिमांड एंड द सप्लाई फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज शोन इन फिगर। देखो फिगर से वो हमें बता रहे हैं डिमांड की, कि अगर डिमांड है हमारे पास, ये डिमांड है और ये हमारे पास क्या है, प्राइस है, प्राइस पर हमारी डिमांड क्या करती है, डिपेंड करती है, तो उसका ग्राफ हमारा क्या होगा, इस अकॉर्डिंगली। सप्लाई में क्या होगा कि वो सप्लाई हमारी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे वो कह रहे हैं डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व, कि अगर मान लो हम यहाँ पर डिमांड की बात कर रहे हैं और सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वो कहीं यहाँ पे जाकर मीट कर रही है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आती है, इसकी हायर। सो दीज लॉज फर्दर स्टेटेड दैट द मार्केट प्राइस सेटल एट अ लेवल एट विच सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल, कि एक सर्टेन लेवल पे हमारे पास क्या होगा, जो डिमांड और सप्लाई होगी वो इक्वल होंगे, एंड द डिटरमाइंड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर द टू कर्व, दैट इज डी इक्वल्स टू एफ पी and s equals to phi p. So OM shows in the figure and no other point has any chance of lasting in the market. तो वो जो हमारे पास यहाँ पे देखो फिगर में OM है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए वो हमारा ये चीज़ को शो कर रहा है। So for example, suppose the price at any time t is less than OM and equals to OM1, then corresponding values of D and S from the figure for this and this respectively, then the demand is greater than the supply and naturally the producer will be encouraged to increase the price since under those circumstances. तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, अपने प्राइस को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, डिमांड और सप्लाई। तो बेटा यहाँ तक आप लोगों ने इसको रीड करना है, ठीक है, ये थ्योरी है आपकी सारी, और अगर किसी को कोई डाउट आता है देन यू हैव टू आस्क। अब इसके बाद ना बेटा आपका एक ही रिमार्क है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, यहाँ तक बेटा आपका ये रिमार्क है। ये रिमार्क आप लोगों को खुद से पढ़ना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछना है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम डिमांड और सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है डिमांड और सप्लाई के लिए। तो ये आप लोगों ने पढ़ना है, इसकी फिगर आप लोगों ने पढ़नी है, और अगर कोई डाउट आता है देन यू हैव टू आस्क, ठीक है। बाकी इसके आगे आपके नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ इसके ऊपर डिमांड और सप्लाई के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।